नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों आपका। आज ले आए हैं हम आपके लिए 15 दिसंबर का अंक। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, भारत में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश में सहकारिता की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है, जो आजादी से पहले आर्थिक आंदोलन का एक अहम हिस्सा थी। साल 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय बना तो इसकी परंपरा को नई ऊर्जा और ताकत मिल गई। आज भारत में 8,44,000 से भी अधिक सहकारी समितियां हैं और 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य इनसे जुड़े हैं। अब देश सहकारी तंत्र का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल बनाने के रास्ते पर चल पड़ा है, जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य और देश के विकास के संकल्प को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा। सहकार से समृद्धि के मंत्र पर अग्रसर सहकारिता क्षेत्र भारत के भविष्य को नया आकार दे रहा है। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया और हाल ही में अमूल एवं इफ्को ने दुनिया की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में पहला तथा दूसरा स्थान हासिल किया है। वर्ष 1946 में 14 दिसंबर के दिन ही अमूल के नाम से मशहूर सहकारी संस्था का पंजीकरण भी हुआ था। इसी संदर्भ में सहकार से समृद्धि इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संघति कार्य साधिका, अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी जब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के समापन के लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण आखिर क्या हो सकता है कि 2 सहकारी समितियां अमूल और इफ्को को दुनिया की शीर्ष 10 सहकारी समितियों में पहला और दूसरा स्थान मिला है। इतना ही नहीं, अमूल का पंजीकरण भी त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। अमूल और इफ्को को विश्व की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में प्रथम 2 स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। ये अमूल से जुड़ी लाखों महिलाओं के अथक समर्पण और इफ्को में योगदान देने वाले किसानों के लिए सम्मान है। ये सहकारी संस्थाओं की असीम संभावनाओं का भी प्रमाण है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के वैश्विक मॉडल में परिवर्तित कर रहे हैं। बीते 4 नवंबर को देश के प्रथम केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के इस संदेश में भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व सहकारिता में नई ऊर्जा का संचार था। सहकारिता के मूलभूत भारतीय विचार की विशालता का दर्शन था, सामूहिकता की शक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन था, भारतीयता के समर्थन से भरी जीवन शैली का परिचय था। सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्र का गौरवगान निहित था। ये दोनों उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प की सिद्धि का भी परिचायक है, जिसमें उन्होंने 22 फरवरी 2024 को अमूल के एक कार्यक्रम में कहा था, आज अमूल दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। आपको इसे जल्द से जल्द दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाना है। सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प दूसरे वर्ष में ही साकार हो गया। इसी का परिणाम है कि भारत के 2 सहकारी संस्थाएं दुनिया में शीर्ष पायदान पर पहुंची है। अमूल आज देश में श्वेत क्रांति का वाहक बना है। 36 लाख किसान सदस्य, 18,000 ग्रामीण समितियां और 18 जिला संघों के माध्यम से अमूल आज देश भर में 3.5 करोड़ लीटर दूध रोजाना इकट्ठा करता है। वर्ष 2024-25 में अमूल का टर्नओवर 90,000 करोड़ रुपए को पार कर गया, जो बताता है कि 36 लाख किसान, जिनमें 65% से अधिक तो महिलाएं हैं, एक साथ छोटी पूंजी से 90,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ इतना बड़ा कोऑपरेटिव सफलतापूर्वक इतने सालों से चला रहे हैं। ये देश में कोऑपरेटिव के लिए उपलब्ध अपार संभावनाओं को बताता है। इसी तरह इफ्को ने 41,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 3,000 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। देश भर में 35,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनमें अधिकतर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और मार्केटिंग से जुड़ी समितियां इनके सदस्य हैं। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा किसान इन समितियों के जरिए इफ्को के सदस्य बने। आज इफ्को 93 लाख मीट्रिक टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर देश की हरित क्रांति का स्तंभ बन गया है।
इफ्को का नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ब्राजील, ओमान, अमेरिका, जॉर्डन और दुनिया के 65 देशों में निर्यात किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व रैंकिंग में प्रथम और इफ्को को दूसरे स्थान पर रखा है, जो दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का विचार और संस्कृति प्रभावशाली रूप से जीवंत है। इतना ही नहीं, भारत के उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने उद्यमी सहकारी पुरस्कार श्रेणी में 2023 में एशिया पैसिफिक कोऑपरेटिव एक्सीलेंस अवार्ड भी जीता था। सहकारिता की ऐसी सशक्त और प्रेरक गाथा की सूची बेहद लंबी है। देश में प्रत्येक 5वां व्यक्ति सहकारिता से जुड़ा है, जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के काम में जुटी हुई है। देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है और स्वरोजगार के साथ साथ छोटी उद्यमिता का भी विकास हो रहा है। सामाजिक समावेशन बढ़ रहा है तो इनोवेशन और अनुसंधान में कई नए मानक गढ़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में सहकारिता क्षेत्र 30 लाख सहकारी समितियों के माध्यम से 12% से अधिक मानवता को जोड़ती है, जिसमें 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियां 2409.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करती है। सहकारिता के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका थीम है सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं। दोस्तों, दरअसल सहकारिता दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। ये विचार भारत का विचार है। भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है। भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता का विचार देने और सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया। दुनिया के लिए सहकारिता एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए ये संस्कृति का आधार और जीवन शैली है। सहकारिता वो ताकत बन गई है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से समाज की शक्ति में परिवर्तित करती है। ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय समाज की नींव में ही सहकारिता रची हुई है, बसी हुई है, जो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को मिलजुल कर प्राप्त करने की भावना को बढ़ावा देती है। लेकिन लंबे कालखंड में ये क्षेत्र बिखरा था और समान व्यवस्था देश भर में नहीं थी। ऐसे में देश के ग्रामीण अर्थतंत्र के समान विकास के लिए, सहकारी आंदोलन को मजबूती देने के लिए और उसे घर घर पहुंचाने के लिए वर्ष 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। पिछले 11 साल में ग्रामीण भारत सड़क, आवास, दूरसंचार, बिजली, शौचालय, रसोई गैस जैसी बुनियादी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अभूतपूर्व विकास का साक्षी रहा है। इसने ग्रामीण आकांक्षाओं को कई गुना बढ़ा दिया है। अब आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत और भी संगठित और बाजार से जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बनकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक बनने को तैयार है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव्स संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। हमारे वेदों ने कहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम, यानी हम सब एक साथ चलें, एक जैसे बोल बोले। हमारे उपनिषदों ने कहा, सर्वे संतु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहे। हमारी प्रार्थनाओं में भी सह अस्तित्व ही रहा है। संग और सह, ये भारतीय जीवन के मूल तत्व है। हमारे यहां फैमिली सिस्टम का भी यही आधार है और यही तो कोऑपरेटिव्स का भी मूल है। सहकार के इसी भाव के साथ भारतीय सभ्यता फली फूली है। सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर सहकारिता के लिए समावेशी पहल की है।
दशकों की उपेक्षा और प्रशासनिक कुरीतियों के परिणाम स्वरूप अधिकांश प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स आर्थिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय हो गई थी। सरकार ने पैक्स के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने का काम शुरू किया। सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में आर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ समृद्ध बनाती है बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा का हिस्सा भी बनाती है। सहकारिता बिना पूंजी या कम पूंजी वालों को समृद्ध बनाने का भी एक बहुत बड़ा साधन है। देश में सहकारिता की एक विस्तृत परंपरा तो रही है, लेकिन आजादी से पहले सहकारिता जिस प्रकार आर्थिक आंदोलन का माध्यम बनी, उसे और भी अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुआ। भारत में 24 जुलाई 2025 को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया गया था। ये नीति सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक रोड मैप और व्यापक ढांचा प्रदान करती है। नीति का मिशन अगले 10 वर्षों में 16 उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जिन्हें 6 रणनीतिक मिशन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगर राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के उद्देश्य को एक वाक्य में कहें तो ये सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जेनरेशन यानी पीढ़ीगत सहकार के विकास मंत्र के साथ त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में की गई है। इसके लिए संसद ने मार्च 2025 में कानून बनाया, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र समूचा भारत होगा। इससे प्रशिक्षित संसाधन सहकारिता क्षेत्र को मिलेंगे। केंद्र सरकार ने करीब 4.5 साल में जो कोऑपरेटिव का विकास किया है, उसके अनुभव के आधार पर सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इससे सहकारिता में नौकरी में भाई भतीजावाद नहीं होगा, बल्कि सहकारिता क्षेत्र में डिग्री अब महत्वपूर्ण आधार होगा। डिग्री डिप्लोमा वाले और मेरिट वालों को ही नौकरी मिलेगी। इससे एक नई सहकारिता संस्कृति की शुरुआत होगी। इस सहकारिता विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष 8 लाख लोगों को शिक्षण देने की व्यवस्था होगी। देश भर में इसके संबद्ध कॉलेज और स्कूल खुलेंगे। इसके अंदर 10वीं, 12वीं इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के कोर्सेज भी होंगे। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार अब प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं ईमेल के जरिए इस पते पर response-nis@pib.gov.in। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।